चलिए स्टूडेंट्स, CUET 2024 के पेपर के सॉल्यूशंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपके पास, एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ। तो देखो बच्चों, पहले यहाँ पे एक फोकस करेंगे बात एनालोगस स्ट्रक्चर। जिन स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं बच्चों क्या कि यहाँ पे अगर हम ओरिजिन से लेके बात करें, ओरिजिन और स्ट्रक्चर ये कैसा होता है बच्चों, डिफरेंट होता है, जबकि इनका फंक्शन कैसा होता है बच्चों, सिमिलर होता है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे फोकस करें इस बात पे तो एक सीधी सी बात जो समझ में आ रही है वो क्या है कि यहाँ पर आपका जो ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है। और जिनका ओरिजिन डिफरेंट है मतलब उनके पास डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, उनके एंसेस्टर क्या हुए, डिफरेंट हुए। इसका मतलब वो अलग अलग एंसेस्ट्रल ग्रुप से एक जगह पर आकर सेम फंक्शन करना चालू कर दिया है, तो इन्होंने कन्वर्ज किया है बच्चों। तो इनका कैसा इवोल्यूशन हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following does not affect Hardy-Weinberg equilibrium? तो बच्चों Hardy-Weinberg equilibrium क्या कहता है कि किसी भी एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए जो जीन पूल है वो क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू 1 रहता है ना, यूनिटी रहता है ना। कब रहता है, जब वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते। कैसे चेंजेस, जैसे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें जैसा आप कहते हैं माइग्रेशन हो गया या फिर सडन कैलामिटी आ गई, कोई म्यूटेशन आ गई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे पॉपुलेशन में कोई चेंज आए, कोई वेरिएशन आए। अगर ऐसा रहा तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, क्लियरली साबित हो जाता है क्या कि जीन पूल किसी भी पॉपुलेशन का क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए। अब आप इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट के फॉर्म में सोचें तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, माइग्रेट करे अगर एक से दूसरी जगह गए तो पहली वाली पॉपुलेशन के जीन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पर जीन पूल तो बेटा एक ऐसी चीज है जो सबके अंदर बॉडी में है ही, जीनोम जो है पूरा का पूरा, उसे हम क्या कह रहे हैं, सब स्पीशीज का मिला के, सारे जीन्स को मिला के जीन पूल। तो यहाँ डज नॉट अफेक्ट में अगर अपन बात करें तो जीन पूल खुद अफेक्ट नहीं कर रहा है, जीन पूल में कोई चेंज आ जाए तो अफेक्ट होगा आपका हार्डी-वीनबर्ग। तो यहाँ आंसर जाएगा क्या बच्चों, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following primates was more like an ape? हमने पढ़ा है ह्यूमन इवोल्यूशन बच्चों, ह्यूमन इवोल्यूशन जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ड्रायोपिथिकस, फिर आते हैं बेटा रामापिथिकस, ये काइंड ऑफ साथ में ओरिजिनेट हुए। पर बच्चों यहाँ एक बात आ गई क्या, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस के अंदर ड्रायोपिथिकस ज्यादा किसकी तरह दिखते थे बच्चों, एप की तरह। रामा से हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, रामा फ्रॉम राम, राम मोर लाइक मैन, है ना। तो इनका जो कैरेक्टर थे वो कैसे थे, मोर लाइक मैन। तो इन दोनों में से अगर आंसर जाएगा तो सबसे पहला क्या जाएगा बच्चों, ड्रायोपिथिकस। ठीक है, इनके बाद आए हमारे पास कौन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनके बाद आए हमारे पास होमो इरेक्टस वगैरह। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं ज्यादा एप लाइक कौन थे, ड्रायोपिथिकस। ये बायोलॉजी स्ट्रीम पे पेपर है, इसको आप देखिएगा। सबसे पहले है न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद डैश मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स। आप ये जान लें कि अगर यहाँ पर ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। वहां पे आप देखिएगा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, डीएनए, ये जो है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो कि हिस्टोन्स प्रोटीन में रैप होकर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होकर हिस्टोन्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से देखा जाए कि न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद डैश मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स, कितने मॉलिक्यूल हिस्टोन्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको मिलेगा, ये हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3N, H4 है। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो आप देखिएगा H2A, इसके खुद के 2 मॉलिक्यूल हैं। नेक्स्ट H2B है, इसके खुद के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। देन H3 है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में होगा। और H4, ये H4 है। ये H क्या है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स है, राइट। हिस्टोन्स प्रोटीन बच्चों यहाँ डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें से जो H2A है, H2B, H3 एंड H4 ये पेयर्ड फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होते हैं और पेयर्ड फॉर्म में अरेंज होकर
क्या बनाते हैं? हिस्टोन्स ऑक्टामर, ये बनाते हैं बच्चों यहाँ पर हिस्टोन्स ऑक्टामर। अब यही हिस्टोन्स ऑक्टामर जब आप देखिएगा तो बच्चों हिस्टोन्स ऑक्टामर ये इस तरीके से अरेंज है कि सरफेस पे इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मान लीजिए कि इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ये चार्जेस हम लोग बना रहे हैं, इस तरीके से अरेंज होगा कि पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाए, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है ये, राइट। अगर नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हम लोग ले लें तो यहाँ आप देखिएगा ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, ये इसके चारों तरफ इस तरीके से रैप होगा, ठीक है, इसमें अरेंज होता है, बेसिकली रिलीज नहीं होता ये। तो आपको बताना ये सारे के सारे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि डीएनए इसमें प्रॉपरली अरेंज हो जाए, और ये यहाँ से रिलीज हो गया। अब हमारे पास एक और हिस्टोन आता है, ये है क्या? ये डीएनए है। इसको आप देखिएगा तो ये डीएनए है बच्चों। इस डीएनए को प्रॉपर रैप करने के लिए या इसकी पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन्स प्रोटीन और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स ये अरेंज होते हैं। तो हिस्टोन्स प्रोटीन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक चीज़ आप और चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक और हिस्टोन होता है H1, लेकिन बच्चों ये सीलिंग का काम करता है, ये सील कर देता है डीएनए को। इसका मतलब अगर इसमें हिस्टोन्स में देखा जाए, हिस्टोन्स क्या है? ये है, ये हिस्टोन्स प्रोटीन है। इनमें कौन कौन से हैं? H2A, H2A, H2B, H3, H4 सब पेड फॉर्म में। तो कितने होने चाहिए? आप देखिए ये 8 होगा। अगर इसको हम यहाँ देखें बच्चों ये 8 होगा। कैसे 8 होगा? आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है? हिस्टोन्स ऑक्टामर, राइट। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे करना था 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिएगा। सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट। बच्चों आपको HGP से रिलेटेड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि ह्यूमन जीनोम में जो जीन्स हैं लगभग कितने हैं? 30,000 है। 30,000 में पर जीन साइज कितना है? 3000 न्यूक्लियोटाइड पर जीन साइज दिया हुआ है। ये भी दिया गया कि लेस देन 2% जीन ऐसे हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, सारे जीन प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। ह्यूमन जीनोम में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? अगर बच्चों हम इसका डिप्लॉयड नंबर लें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट है, और उसी का हैप्लॉइड फॉर्म यहाँ दिया गया है, राइट। चलिए इसको चेक करते हैं। ये भी आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसमें देखिएगा द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, मैंने जस्ट अभी बताया। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड जीन्स कितने हैं? 30,000, ये जस्ट मैंने अभी बताया है। The functions are unknown for over 50% of discovered genes, ये भी उसी का स्टेटमेंट है। यहाँ नेक्स्ट आते हैं लेस देन 2%, अभी मैंने कहा था लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और इसके अलावा अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बच्चों सभी करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन देखिएगा ABCDE, राइट आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि सारे स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है, सीयूईटी का भी। तो आप अगर हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सीयूईटी का पेपर भी बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स की बात हो रही है और बात हो रही है उनके काउंटर पार्ट मार्सुपियल्स की। ये एज इट इज आपको टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है एवोल्यूशन में। तो आप देखें यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा एंटीएटर की, एंटीएटर जो एंटीटर होता है, ठीक है, जो चींटियां खाता है, उसका जैसा बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो मार्सुपियल्स में डेवलप होता है बच्चों, वो कौन होता है? वो होता है नम्बैट, ठीक है। पॉपकैट, बॉबकैट एक कैट जैसा दिखने वाले ऑर्गेनिज्म है, और इसकी तरह सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मार्सुपियल में है वो कौन है? टस्मेनियन टाइगर कैट। इसको आप सिर्फ कैट और कैट से भी सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। लेमर जो होता है बच्चों वो तेजी से भागने वाला ऑर्गेनिज्म है, ये किसकी तरह दिखता है? स्पॉटेड कस्कस की तरह। और फ्लाइंग स्क्विरल इज सिमिलर टू फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अडेप्टिव रेडिएशन जब
इनकी है और दूसरी मार्सुपियल जो आपस में क्या हो गए बच्चों, पैरेलल हो गए हैं, आपस में सिमिलर दिखने लग गए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आंसर क्या जा रहा है बच्चों, आपका आंसर सीधा सीधा चला जाएगा 2413। सो द आंसर इज ये फर्स्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक फोकस करेंगे इस बात पे, हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। बहुत बार बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट में आप लोग गलती कर देते हैं, थोड़ा फोकस करके करेंगे तो बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी। तो इनकरेक्ट देखिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफॉइड। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। अगर टाइफॉइड का जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाती हैं और उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। राइनो का मतलब होता है नोज, और जो वायरसेस नोज को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड में नेजल पैसेज अफेक्ट होता है, तो यस ये इसको करते हैं, बिल्कुल ट्रू है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश, बिल्कुल सही बात है। निमोनिया की बात हो रही है बच्चों, इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर ये ब्लूइश अपीयरेंस है तो डॉक्टर इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको क्या हुआ है, निमोनिया हुआ है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला, बच्चों यहाँ साल्मोनेला गलत हो गया। साल्मोनेला की स्पीशीज आपका टाइफॉइड कराती है, साल्मोनेला टाइफाइड, राइट। निमोनिया किससे होता है बच्चों, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर अगर ये नहीं है तो ये इन्फ्लुएंजे के फॉर्म में होगा, और वो किसकी वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। तो या तो आप हीमोफिलस ले सकते थे या आप ले सकते हैं इसमें स्ट्रेप्टोकोकस। साल्मोनेला क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। टाइफॉइड का स्पेशल टेस्ट होता है विडाल। तो यहाँ रॉन्ग कौन सा जा रहा है, सिर्फ डी। तो आंसर जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन, डी ओनली इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम अगेन, वेरी सिंपल बच्चों। ये क्वेश्चन आया है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जहाँ पे हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। और ये इम्यूनिटी के अंदर हम जब देखते हैं बच्चों, तो हम इम्यूनिटी को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वन ऑफ इट इज इनेट इम्यूनिटी बच्चों, एंड अनदर इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आया है इनेट इम्यूनिटी पे बेस्ड, क्योंकि ये बैरियर्स के फॉर्म में होती है। हमारे पास टोटल 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं बच्चों, सेल्यूलर बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। सिंपल पूछा है इनमें से कौन सा सेल्यूलर है, कौन सा साइटोकाइन है, तो ये देखते हैं। फिजिकल बैरियर्स में आपके पास 2 एग्जाम्पल्स आते हैं बच्चों। फिजिकल बैरियर में आता है आपका स्किन और म्यूकस कोटिंग। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से अगर देखें तो बी के साथ जाएगा बच्चों 1। तो इस ऑप्शन में अगर हम देखें फिजिकल बैरियर बी, जिसके साथ क्या है 1, तो ये 2 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, इन दोनों में 1 है, तो ऊपर के तो पहले ही ये क्या हो गए आपके इनकरेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, बी के साथ क्या जाएगा 1। ठीक है, सेल्यूलर बैरियर की बात करें, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स जो आपके एक बैरियर का फॉर्म कर रहे हैं, जैसे ही कोई एंटीजन आएगा उसको खत्म कर देंगे। तो सेल्यूलर बैरियर्स में आ जाएंगे बच्चों वो जो खत्म कर रहे हैं या खा जाते हैं, उनका एक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस है। तो सेल्यूलर बैरियर क्या हो गया बच्चों, फैगोसाइटोसिस, दैट इज 3। तो सी के साथ जाना चाहिए बच्चों 3, जो कि दे रखा है आपको 4th में। आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, ये देखिए 2 मैच कर गए हैं। ए आपका साइटोकाइन है। साइटोकाइन बच्चों वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं, और वो किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स जो कि क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स। तो इसका जाएगा बच्चों 4, तो ए का जाना चाहिए 4। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट, लास्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एग्जांपल्स आते हैं बच्चों, जैसे आपका सलाइवा में आपका लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है, टीयर्स में होता है, स्टमक के अंदर HCl होता है। तो यहाँ देखिए टीयर्स का एग्जांपल वाला दे रखा है, दैट इज 2। सो द आंसर इज 4th ऑप्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक। स्मैक इज केमिकली, स्मैक क्या है बच्चों, स्मैक इज अ कॉमन नेम गिवन टू हेरोइन। और हेरोइन क्या होता है बच्चों, हेरोइन मॉर्फिन का डाइएसिटाइल फॉर्म है। ठीक है, तो हेरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो स्मैक, क्योंकि हेरोइन को ही हम दूसरे नाम से कह रहे हैं स्मैक, आप कह सकते हैं कि हेरोइन का भी बहुत ही लोअर वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है स्मैक।
पर क्योंकि सिमिलर है इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या, हेरोइन जो पापेवर सोम्निफेरम मॉर्फिन जो हम निकालते हैं पापेवर सोम्निफेरम पॉपी प्लांट से, उसका जब हम एसिटाइलेशन करते हैं और उसको बनाते हैं डायएसिटाइल मॉर्फिन, व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है उसे हम कहते हैं हेरोइन। हेरोइन का ही एक वर्जन होता है आपका स्मैक। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा बच्चों 1 डायएसिटाइल मॉर्फिन। कोकेन बच्चों कोका एल्कलाइड हो गया, बिल्कुल दूसरी कैटेगरी हो गई। बेंजोडायजेपिन और एम्फेटामीन्स भी क्या हो गई, बिल्कुल अदर टाइप ऑफ ड्रग हो गई। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड बाय। तो एंटीबॉडीज को सिक्रीट कौन करता है, यहाँ आ जाती है बच्चों बात हमारे इम्यून सिस्टम की। और बेटा जब भी इम्यून सिस्टम की बात आती है आप सीधा सीधा याद रखें बात, इम्यून सिस्टम में जो मेजर सेल्स काम करते हैं वो होते हैं बच्चों आपके लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर द वन विच प्रोवाइड्स यू विद द इम्यूनिटी अक्वायर्ड वन, राइट। एक सेल मीडिएटेड करता है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड। आपके पास दो टाइप के लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, है ना। ये टी और बी है, ध्यान रखना है बच्चों। टी लिम्फोसाइट क्यों, क्योंकि ये थाइमस में आपके मैच्योर होते हैं। बी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। टी आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है बच्चों, जबकि बी आपको देता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्योंकि ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट, बी सेल, या बोले आप बी जब प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल में तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो आंसर जाएगा बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बी सेल। गलती से भी बीटा नहीं करके आना है। अल्फा सेल या बीटा सेल हम पैनक्रियाज में जरूर पढ़ते हैं बच्चों कि वहाँ के कुछ सेल हैं जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर ध्यान रखेंगे क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन है माइक्रोब्स का क्वेश्चन आया था। माइक्रोब्स का क्वेश्चन क्या है, इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर। देखिए जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की बात करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम क्या देखते हैं, फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स कुछ एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। और फ्लॉक्स एक माइक्रोब्स नहीं है, बहुत सारे माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, इन दोनों का जो फिलामेंटस कॉम्बिनेशन उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर, यानी फ्लॉक्स क्या है फ्लॉक्स। चलिए देखते हैं। पहला बोल रहा है द सॉलिड दैट सेटल ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सॉलिड नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं उनको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, ये फ्लॉक्स नहीं है। सेकंड बोल रहा है द सुपरनेटेड दैट इज फॉर्म्ड अबव द प्राइमरी स्लज, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी इफ्लंट। क्या बोलेंगे हम उसको, प्राइमरी इफ्लंट। अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट बात कर रहे हैं द मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, बिल्कुल सही बात है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। जो क्या करते हैं, एसटीपी के अंदर यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको इनऑर्गेनिक कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी वो वाटर के बीओडी लेवल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी उसको प्योर करते हैं। ठीक है, लास्ट बोल रहा था बैक्टीरिया which grow anaerobically and are also called anaerobic sludge digester, नहीं इसको हम फ्लॉक्स नहीं बोलेंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके अंदर, थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, थर्ड ऑप्शन। चलिए आई बात समझ आपको। नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। पहली लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ अपने को मैच करना है। माइक्रोब का क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे कुछ बायो एक्टिव दे रखे हैं, कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं, उनके बारे में आपको पूछा गया कि कौन सा एंजाइम या कौन सा बायो एक्टिव कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या कौन सा माइक्रोब प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बात कर रहा है स्टेटिन। देखिए स्टेटिन क्या है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटर है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से वो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाता, यानी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या कर देता है, कम कर देता है। बात आती है कि स्टेटिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो स्टेटिन बनाने का काम है एक ईस्ट का जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। तो ईस्ट का नाम क्या है, मोनेस्कस परप्यूरियस, यानी स्टेटिन कौन बनाएगा, मोनेस्कस परप्यूरियस। नेक्स्ट बात बोल रहा है क्लोट बस्टर। अगर हम क्लोट बस्टर की बात करें तो क्लोट बस्टर है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लोट बस्टर है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर, या हम क्या बोल सकते हैं हार्ट अटैक के टाइम जब वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, तो उसको रिमूव करने का काम किसका है, वो क्लोट बस्टर या स्ट्रेप्टोकाइनेज। नाम से पता चल रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी कौन बनेगा, स्ट्रेप्टोकोकस। तो अगर हम बात करें क्लोट बस्टर कौन बनाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज।
कोकस। स्विस चीज़, देखिए दो चीज़ आती है अपने एनसीईआरटी में दे रखी है, एक है स्विस चीज़, एक है रोक्यूफोर्ट चीज़। अगर मैं स्विस चीज़ की बात करूं तो स्विस चीज़ बनाता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनी, और दूसरा अगर मैं रोक्यूफोर्ट की बात करूं तो वो एक फंगस बनाता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। तो स्विस चीज़ कौन बनाता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम। बचा अपने पास कौन? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस किया जाता है एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगर उसकी बात करें तो ये क्या है? एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करने का फंक्शन करता है। बात आती है कि साइक्लोस्पोरिन ए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है इसका यूज। तो बात आती है साइक्लोस्पोरिन कौन बनाएगा? ट्राइकोडर्मा। तो अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये बोल रहा है ए के साथ कौन सा? थर्ड। तो ए के साथ थर्ड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ कौन सा? फोर्थ, और डी के साथ कौन सा? सेकंड। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आई बात समझ? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको बायो कंट्रोल एजेंट का, माइक्रोब्स का ही बायो कंट्रोल एजेंट का दे रखा है। ये बोल रहा है बीटल यूज टू बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड, यानी बीटल का यूज किया जाता है एफिड को कंट्रोल करने में। तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने में किसका यूज किया जाएगा? तो मॉस्किटो को कंट्रोल करने में किसका यूज किया जाता है? ड्रैगन फ्लाई, यानी ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को क्या करती है? कंट्रोल करती है, यानी एक टाइप का बायो कंट्रोल एजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा अपना? सेकेंड ऑप्शन। Downstream processing method involves तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पहले समझ में आना चाहिए। जब हम बायोटेक पढ़ते हैं, बायोटेक में हमारे पास दो चैप्टर हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, 12th के सिलेबस में है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का जो हमारा चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में हमें पूरा मेथड समझाया जाता है। कैसे हम कोई जीन किसी ऑर्गेनिज्म की सेल से निकालते हैं, उसको हम डिजायर्ड जीन भी कहते हैं, फिर उसको एक वेक्टर की हेल्प से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये काम कैसे होता है इसको पूरे चैप्टर में समझाया है। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें फाइनली वो सेल मिल जाती है जिसमें हमने वो जीन ट्रांसफ़र किया। अब हम उस सेल का कल्चर करके और उसको हम ग्रो करते हैं, उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। जो जीन हमने ट्रांसफ़र किया उसका प्रोटीन, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। तो जीन ट्रांसफ़र होने के बाद जो काम है, ट्रांसफ़र कर लिया, अब उसको हम लार्ज स्केल पर ग्रो करेंगे बायोरिएक्टर में। अब हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब इसके बाद का जो काम है, प्रोडक्शन के बाद का, वो सारा कहलाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमेशा इंडस्ट्रीज में दो तरह का काम होता है, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है प्रोडक्शन से पहले का काम, जिसमें आपने जीन ट्रांसफ़र किया, और डाउनस्ट्रीम होता है प्रोडक्शन के बाद का काम, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जैसे आपका बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट बन गया, तो अभी तो वो मिक्स पड़ा हुआ है। सेल कल्चर कर रहे हो तो कल्चर मीडियम भी है, उस कल्चर मीडियम में ही वो प्रोटीन जो सेल ने बनाया वो भी प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्रोटीन को वहाँ से सेपरेट करते हैं, अच्छे से प्योरीफाई करते हैं, फिर उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, और तब जाकर के एक यूजेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। उसकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें, और तब एक फाइनल यूज़ करने लायक प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्शन के बाद से लेकर प्रोडक्ट को यूज़ करने लायक बनाने के इस पूरे काम को अपन कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये कह रहा है कि इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफिकेशन, फर्मेंटेशन, एम्प्लीफिकेशन और प्यूरिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफिकेशन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फर्मेंटेशन हम यहाँ करते नहीं है, और अगर कर भी रहे हैं तो फर्मेंटेशन प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस प्रोडक्शन के बाद शुरू होता है। एम्प्लीफिकेशन वो पीसीआर में होता है, यहाँ नहीं करते। और प्यूरिफिकेशन, ये बिल्कुल सही जवाब है। जो हमें प्रोडक्ट मिला, सबसे पहला काम होता है उसको प्यूरिफाई करके सेपरेट करना, और फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, प्यूरिफिकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मेज्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रेस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। अगेन बायोटेक के प्रिंसिपल प्रोसेस चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में ही हम कुछ एंजाइम पढ़ते हैं जो सेल वॉल डाइजेस्ट करते हैं। दरअसल क्या होता है, हमें अपना डिजायर्ड जीन किसी सेल में से निकालना होता है, तो हम
कौन सी सेल में से जीन निकाल, सेल में से जीन निकालने के लिए हमें सेल को तोड़ना पड़ता है, सेल वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, फिर प्रोटोप्लाज्म बाहर आएगा, फिर उसमें हम चिल्ड इथेनॉल डाल के डीएनए अलग करेंगे, ये एक पूरा प्रोसीजर अब पढ़ते हैं। तो ऐसे में सेल वॉल डाइजेस्ट करनी पड़ती है। अब सेल वॉल डाइजेस्ट करने के एंजाइम अलग अलग बहुत सारे हैं, तो सेल वॉल किस चीज़ की बनी है उससे एंजाइम डिसाइड होता है। तो ये कह रहा है इसमें क्या चीज़ सही नहीं है। देखिए फंजाई के लिए काइटिनेज यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो सही चीज़ है क्योंकि काइटिन की सेल वॉल है। तो अगर आपको फंगस को डाइजेस्ट करना है, डिग्रेड करना है सेल वॉल, तो काइटिनेज ही लेना पड़ेगा, ये तो सही है, ठीक है। एल्गी मिथाइलेज, अब एल्गी की जो सेल वॉल है वो तो सेल्यूलोज की बनी हो, तो प्लांट है, तो मिथाइलेज से एल्गी की सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं होगी, ये गलत है, ठीक है। प्लांट सेल सेल्यूलेज, बिल्कुल ठीक बात है, प्लांट की सेल सेल्यूलोज की बनी है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम लेना पड़ेगा। एंड बैक्टीरिया लाइसोजाइम, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है तो वो लाइसोजाइम से डाइजेस्ट होती है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर हमसे पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड कि एल्गी और मिथाइलेज ये सही नहीं है, ठीक है। मेनली बाकी तीनों चीज़ें सही है, एल्गी के लिए भी सेल्यूलेज ही होना चाहिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। बायोटेक का अगेन ये एक और क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, पहले ये समझें ट्रांसफॉर्मेशन किसको कह रहे हैं कि जब हम कोई और जीन, किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन डाल करके उसको थोड़ा बदल रहे हैं। तो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर का हमारा मेथड क्या होता है, उसकी क्या स्टेप्स होनी चाहिए, उसी पर ये क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में हम एनसीईआरटी का कोडिंग देखें तो हमें एक लाइसोजाइम कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट मेथड दिया है, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया को हम लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं ताकि इनसे बैक्टीरिया की सेल वॉल में छेद हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस बैक्टीरिया की सेल को और जो हमारा डीएनए है दोनों को मिक्स करके आइस में रख देते हैं एकदम लो टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर अचानक से उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं जिसको हम हीट शॉक कहते हैं। तो 0 डिग्री आइस में रखे हुए को अचानक हम 42 डिग्री के हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं और फिर वापस तुरंत उसको आइस में ले आते हैं। ये पूरा जो हीट शॉक तरीका है, लो से हाई टेम्परेचर, हाई से लो टेम्परेचर। इस दौरान क्या होता है कि जो डीएनए हमने उस पोर वाली सेल वॉल के साथ, पोर वाली बैक्टीरिया के साथ रखा, उसमें से कुछ में ये डीएनए सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर हम इस सेल को कल्चर करते हैं, फिर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वगैरह का यूज़ करते हैं मार्कर की तरह, तो एंटीबायोटिक वाले मीडियम पर ग्रो करके इनको सेपरेट करते हैं। ये एक बेसिक प्रोसेस है बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र का। अब अपने को यही चीज़ें अरेंज करनी है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, इंक्यूबेशन ऑफ आरडीएनए विद बैक्टीरिया ऑन आइस, ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायंस, हीट शॉक ट्रीटमेंट, सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगार प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन अगेन ऑन आइस। मैंने जो आपको मेथड बताया उन्हीं में से कुछ स्टेप्स लिखी। अब अपन देखिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायन, मतलब डाइवेलेंट कैटायन के साथ लाइसोजाइम भी होता है। तो ये हमारी पहली स्टेप होगी कि सबसे पहले हम लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम उसको बैक्टीरिया को, आरडीएनए को और बैक्टीरिया को मिक्स करके आइस पर रखेंगे, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर इसको हम हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। फिर उसके बाद वापस उसको आइस में लेके आते हैं, तो ये जो प्लेस देम अगेन ऑन आइस, ये हमारा हो जाएगा चौथा स्टेप। और लास्ट में फिर हम अगार प्लेट पर उसको ग्रो करेंगे, एंटीबायोटिक से उसका सिलेक्शन करेंगे, तो ये हमारा पांचवा स्टेप हो जाएगा। तो जो इनिशिएशन से एंड तक करेक्ट सीक्वेंस हुई उसमें सबसे पहले बी आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये ए बी सी, बी ए सी, तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी ए सी, उसके बाद ई और डी, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसकी क्या सीक्वेंस रहती है, उसी को अरेंज करना था। तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा है। अब यहां देखिए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलिजा। एलिजा डायग्नोसिस की एक टेक्निक है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बेस पर हम पैथोजन या डिजीज को डायग्नोस करते हैं। एलिजा में कभी भी डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट नहीं होते, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरिया। अभी मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब आरडीएनए टेक्निक में हम डीएनए आइसोलेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अरे ये तो सबसे पहला काम होता है, डीएनए आइसोलेट करेंगे फिर आरडीएनए बना के ट्रांसफर करेंगे, तो ये डज नॉट नहीं, बल्कि ये तो इसकी मेन स्टेप होती है, ये स्टेट लाइन ही गलत हो गई, ठीक है। डीएनए लाइगेज आर यूज फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। लाइगेज एंजाइम दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, तो हमारे आरडीएनए, हमारे डिजायर्ड जीन को वेक्टर से जोड़ने का काम लाइगेज करता है ताकि उससे आरडीएनए बनता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा देखा जाए तो अगर हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, एक तो ए वाला और एक सी वाला, तो ए एंड सी ओनली, तो हमारा ये पहला आंसर हो जाता है कि ए और सी जो है ये इनकरेक्ट होंगे, ओके, ठीक है। फिर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस बार हमसे पूछा है कि सही क्या है। अब देखिए, मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोजी, रोजी एक काऊ है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में आपको इसका एग्जांपल मिलेगा। इसमें लेक्टा एल्बुमिन का जीन ट्रांसफर किया और ये न्यूट्रिशनल रिच मिल्क बनाती है। इसमें लेक्टा एल्बुमिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है जिससे कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो रोजी इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क। अब ये जो चीज़ है, ठीक है, रोजी एक काऊ है और ये काऊ का मिल्क है जो ह्यूमन के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें लेक्टा एल्बुमिन का अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ये कहना कि नेचुरल ह्यूमन मिल्क से ये ज़्यादा अच्छा और बैलेंस्ड है, तो ये चीज़ ठीक नहीं। हाँ, लेक्टा एल्बुमिन रिच है, ये उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी ग्रोथ कम हो रही है ताकि वो लेक्टा एल्बुमिन से ग्रोथ एनहांस करे, तो वो नेचुरल ह्यूमन मिल्क से बहुत बैलेंस्ड नहीं कहा जाएगा, तो ये स्टेटमेंट कोई बहुत सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, बायोपायरेसी रिफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसी। अब आप देखिए, बायोपायरेसी का अगर आप डेफिनेशन एनसीईआरटी से भी देखेंगे तो ये शुरू का लाइन तो ठीक लग रहा है कि यूज ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट प्रॉपर परमिशन, बिना परमिशन के कोई चीज़ यूज़ करना, लेकिन परमिशन किससे लेनी है, जो रेस्पेक्टिव कंट्री है वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट से लेनी है, न कि एमएनसी से। एमएनसी वाले तो पायरेसी कर रहे हैं, इनसे थोड़ी परमिशन ली जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। GEAC is the decisive body for safety and validity of GMOs and GM research respectively. Yes, GEAC है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये हमारी कंट्री में GM रिसर्च करनी है नहीं करनी है, कितनी सेफ्टी क्या इसका है, ये सब कुछ देखा जाता है और ये यही हमें परमिशन भी देती है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये सही है। ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ हम डिजीज़ डेवलपमेंट की स्टडी में कर सकते हैं। बिल्कुल, जो डिजीज़ कॉजिंग जीन है हम उनको माइस में ट्रांसफ़र करते हैं और उसमें पूरा डिजीज़ कैसे बनता है, उसमें जीन का क्या रोल है, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसके लिए हम ट्रांसजेनिक माइस बनाते हैं, जैसे हमने ओंको माइस बनाया, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू की बात करेंगे तो सी और डी वाला सही है, तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड, सी एंड डी ओनली। ए और बी सही नहीं है, सी और डी सही रहेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन एक मैच द कॉलम है। देखिए क्या क्या चीजें दी है। इधर दिया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जीन ये जो है शिप में ट्रांसफर किया गया और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो हमें शिप से मिलता है इसका यूज होता है एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में, तो ये वाला 3 से मैच करना चाहिए। देन क्राई1AC, ये क्राई जीन होता है, बीटी जीन है एक तरह का, और क्राई1AC जीन बॉलवर्म के अगेंस्ट काम करता है, तो कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई1AC जीन डाला गया। देन एंटीसेंस आरएनए, एंटीसेंस आरएनए, सेंस एंटीसेंस आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस में काम आते हैं, ठीक है। और आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए यूज़ किया गया, एक निमेटोड मेलिडोगाइन इनकॉग्निटिया, तो ये मैच करेगा फर्स्ट वाले से। और क्राई1AB जीन कॉर्न बोरर से मैच करेगा। इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को मैच कर सकते हैं। ए जो है 3 के साथ है, बी 4 के साथ है, तो A3 B4, तो हमें अपना आप दिख रहा है C1 और D2, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच करेगा मैच द कॉलम में। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट।
एक्सपांड जीईएसी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जीईएसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो जीईएसी होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये रहा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तो एडवाइजरी कमेटी है। जेनेटिक एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल कमेटी ये भी नहीं, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल ये भी नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमारा आंसर होगा चौथा। ठीक है, जीईएसी की डेफिनेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन एन इंसेक्ट फीड्स ऑन बीटी प्लांट्स। ठीक है, बीटी का जो हमारा तरीका है, बीटी प्लांट पर जब इंसेक्ट फीड करता है, हम बीटी के अंदर क्या है, क्राइजीन ट्रांसफर करके रखते हैं। अब इंसेक्ट जब उसको फीड करता है तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। होता यह है कि वो जो क्राइजीन का जो प्रोटीन, जो इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में, इंसेक्ट जब प्लांट को खाता है तो वो इंसेक्ट की बॉडी में चले जाते हैं। इंसेक्ट की बॉडी में जाकर के, इंसेक्ट के मिडगट में जाकर के ये क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के मिडगट में होता है एल्कलाइन पीएच। ये क्रिस्टल इनएक्टिव फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में इनएक्टिव रहता है, जैसे ही डिसॉल्व होता है ये एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव प्रोटीन इंसेक्ट के एपिथेलियम पर, मिडगट एपिथेलियम से बाइंड करके उसमें पोर करके पूरा मिडगट वॉल रप्चर करके इंसेक्ट को मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कब होगा, तो ये कन्वर्ट होता है एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट मिडगट, इंसेक्ट के मिडगट की एल्कलाइन पीएच। ठीक है, इससे ये कन्वर्ट होता है एल्कलाइन पीएच, एसिडिक पीएच नहीं, और एल्कलाइन पीएच ऑफ सलाइवा भी नहीं होगा, मिडगट की एल्कलाइन पीएच होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, ये आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पॉपुलेशन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है लिस्ट ए में इंटरेक्शन रिलेशनशिप दे रखा है और उसका फीचर पूछा गया है। पहला बोल रहा है कॉमेंसलिज्म। देखिए कॉमेंसलिज्म में हमें पता है कि एक को पॉजिटिव यानी एक को बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है। एक को प्रॉफिट होगा, दूसरा को ना तो लॉस होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा, यानी प्लस और जीरो इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लस और जीरो। अगर मैं म्यूचुअलिज्म की बात करूं तो प्लस प्लस यानी दोनों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी दो पॉपुलेशन अगर इंटरेक्ट कर रही है तो बोथ पॉपुलेशन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अमेंसलिज्म, एक को लॉस होगा, दूसरी रिमेन क्या रहती है, अनअफेक्टेड, नेगेटिव और जीरो। लास्ट बचा है पैरासिटिज्म। अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो एक को प्रॉफिट एक को लॉस, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी होस्ट को लॉस होगा और जो पैरासाइट होगा उसको क्या होगा, बेनिफिट। यहां पे दे रखा है वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। सिर्फ एक स्पीसीज क्या हो रही है, बेनिफिट, और एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है दूसरी की प्रेजेंस में, तो कौन होगा, कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट बोल रहा है वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, यानी एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है दूसरी अनअफेक्टेड है, यानी किसकी बात कर रहा है, ये अमेंसलिज्म की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, यानी म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा है, दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड, यानी एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है दूसरी रिमेन अनअफेक्टेड। ये इसकी कंपैरिजन में इसको क्लियर बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है दूसरी रिमेन क्या रही है, अनअफेक्टेड, यानी किसको बोल रहा है, कॉमेंसलिज्म। और पैरासिटिज्म, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्पीसीज, यानी दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में एक को क्या हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है दूसरी से, तो वो कौन होगी, ये हो गया। तो क्या है, ए का कौन सा होगा, फोर्थ, ए का फोर्थ सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का कौन सा होगा, वन होगा। Next, in a country at any time the population has the same number of younger and mature one, what type of growth does it reflect? यानी क्या बोल रहा है कि हम जब एज पिरामिड बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक बनाते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा बनाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, और तीसरा क्या बनाते हैं हम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एज पिरामिड है जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, यानी जो यंगर और मेच्योर वन, उनका जो नंबर है वो सेम है। तो यहाँ पर देखो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों का नंबर क्या है, सेम है, यानी ये पॉपुलेशन इन फ्यूचर हमेशा क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो कौन से पिरामिड की बात कर रहा है, स्टेबल पिरामिड की बात कर रहा है, यानी ग्रोथ स्टेबल रहेगी या डिक्लाइन होगी या ग्रोथ होगी। तो अगर हम यहाँ पे इस पिरामिड की बात करें तो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन, यानी यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के नंबर क्या है, सेम है।
बोले टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट indefinitely and violate the Gauss competitive exclusion। यानी कहने का मतलब है कि दो स्पीसीज एक जगह पर indefinitely एग्जिस्ट कर रही है, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, जो गॉस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। यानी दो स्पीसीज कब एक साथ साथ एग्जिस्ट कर सकती है, कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो फूड का क्या कर लेगी, पार्टीशन कर लेगी। तो क्या बोल रहा है, इलिमिनेटिंग द इंफीरियर स्पीसीज नहीं, ये गॉस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये बोल रहा है वायलेट, यानी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। कौन सा नहीं करता। नेक्स्ट बोल रहा है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। हाँ, रिसोर्सेज की अगर पार्टीशनिंग हो जाए तो दो स्पीसीज एक साथ सर्वाइव कर सकती है, जहां पे सुपीरियर इन्फीरियर वाला कोई रोल नहीं होगा। दो स्पीसीज पार्टीशन करके क्या कर सकती है, इजिली एक ही हैबिटाट में क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। तो क्या होगा, रिसोर्सेज पार्टीशन। फिर बोल रहा है इंटरेक्टिंग विद ईच अदर सिम्बायोटिकली। ऐसा कुछ नहीं है, सिम्बायोटिकली इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, ये बता रहा है म्यूचुअलिज्म। फिर बोल रहा है चेंजिंग द एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया चेंज कर लेगी ग्रेजिंग का, नहीं रहना तो क्या है, एक ही एरिया में साथ साथ रहना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरलाइजेशन। देखिए मिनरलाइजेशन किसका होता है, या तो होता है डेट्राइटस का, किसका, डेट्राइटस, या किसका होता है, ह्यूमस का। तो ह्यूमस और डेट्राइटस से इनऑर्गेनिक कंटेंट बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। तो क्या रिलीज करेगा मिनरलाइजेशन में, डेट्राइटस और ह्यूमस से क्या, इनऑर्गेनिक कंटेंट जो रिलीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। पहले बोला इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, नहीं ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ह्यूमस ब्रेक होगा। फिर बोला ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, ह्यूमस से ऑर्गेनिक नहीं बनेगा, ओनली क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। थर्ड बोला इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, हाँ ह्यूमस से अगर इनऑर्गेनिक बन रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मिनरलाइजेशन, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर बोला ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस, नहीं ओनली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बात हम नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या बोले, इन विच इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर का बायोमास कम, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस का बायोमास क्या होना चाहिए, ज्यादा। यानी ये पिरामिड कौन से की बात कर रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड। तो जब अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें, ये प्रोड्यूसर है, ये कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो यानी ऐसा पिरामिड जिसमें क्या हो, प्रोड्यूसर के बायोमास कम, प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास क्या हो, ज्यादा हो, ये ओनली आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। कौन से में, एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी बायोमास के सारे पिरामिड कैसे मिलते हैं आपको, अपराइट मिलते हैं। एक एक्सेप्शन है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसका पिरामिड आपको कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड, यानी प्रोड्यूसर का बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर के बायोमास के कंपैरिजन में क्या होगा, कम। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम नहीं है। ग्रासलैंड कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। डेजर्ट की बात करें तो भी वो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन सी की बात करें तो वो कैसा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। यानी कौन सा होगा, सी, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डीकंपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको डीकंपोजिशन की कुछ प्रोसेस दे रखी है, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। नंबर बोला डीकंपोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, नहीं कैसी प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस नहीं है। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा बोला डीकंपोजिशन रेट ऑफ डेट्राइटस डिपेंड अपॉन केमिकल नेचर ऑफ इट्स, बिल्कुल सही बात है। अगर डेट्राइटस के अंदर सेल्यूलोज, लिग्निन, काइटिन वगैरह प्रेजेंट होंगे तो डेट्राइटस की डीकंपोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो। लेकिन अगर उसी में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड प्रेजेंट है, तो डेट्राइटस की डीकंपोजिशन की रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, सही है। फिर बोल रहा है वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक
nutrient go into the soil and get precipitated in the process of leaching। बिल्कुल सही बात है। सेकंड प्रोसेस है लीचिंग डिकम्पोजिशन की, जिसमें क्या होता है वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं किसमें, सॉइल के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, यानी ए बी सही है, सी भी सही है। डी बोला ह्यूमिफिकेशन फॉलोज मिनरलाइजेशन, यानी जो ह्यूमिफिकेशन है वो किसको फॉलो करती है, मिनरलाइजेशन को फॉलो करती है। तो क्या ह्यूमिफिकेशन है वो मिनरलाइजेशन को फॉलो करेगी या मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन को फॉलो करेगा? तो कौन करेगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, बी और सी। तो ऑप्शन कौन सा गया, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आपको दो लिस्ट दे रखी है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्या बोले, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट होता है इनऑर्गेनिक, किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में अगर इनऑर्गेनिक कंटेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी हर्बीवोरस या कंज्यूमर लेवल पे जो बायोमास सिंथेसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट। स्टैंडिंग क्रॉप, किसी ट्रॉपिक लेवल पे लिविंग बायोमास को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट की अगर हम बात करें तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेशन को लॉस कर दे तो क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्या बोल रहा है, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हिट्रोट्रॉप्स, यानी एनपीपी। एनपीपी क्या है, अवेलेबल बायोमास है किसके लिए, हिट्रोट्रॉप्स के कंजप्शन के लिए। तो सही बात है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर अगर ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है मतलब वो क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। मास ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग मैटर यानी स्टैंडिंग क्रॉप। और बचा कौन सा, अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन सॉइल गिवन टाइम पीरियड, कौन होगा, स्टैंडिंग स्टेट। तो ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, ये पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार फटाफट से हम पैसेज पढ़ेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स टू द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। आने वाले 5 क्वेश्चंस का आंसर इसी से कुछ रिलेटेड है, उस पर देना है हमें। ठीक है, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एज एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। इंडिया में सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम्स आए थे जिन्हें हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कहा था। ठीक है, ये इनिशिएट हुआ था देखो इंडिया में एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से आपके पास ये आया है। 1951 में इंडिया में स्टार्ट हो गया था, जिसमें पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डेकेड्स, डेकेड्स मतलब हर 10 साल के अंदर इनको क्या किया गया, असेस किया गया, इनमें चेंजेस लाए गए जिससे अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह को ये क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, improved programs covering wider reproduction related areas। फिर थोड़े टाइम बाद इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव किया गया जिसमें और ज़्यादा चीज़ों को मिलाया गया, जैसे चाइल्ड हेल्थ केयर ऑल्सो, राइट। तो देखिए related areas are currently in operation creating awareness among the people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these programs। ठीक है, इस प्रोग्राम को बाद में इन्होंने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोला बच्चों, RCH। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है देखिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं देखिए किसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, STDs के बारे में। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है देखिए। Which of the following is not a sexually transmitted disease? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बहुत एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे बैक्टीरियल में अपन बात करें गोनोरिया, सिफिलिस। ठीक है, वायरस में बात करें हम HIV, हेपेटाइटिस, है ना, हर्पीस, है ना, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड जेनाइटल हर्पीस, ये दोनों ही STDs होती हैं। क्लेमाइडियासिस एक आपकी क्या है, STD है। तो आइए इनमें से पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है बच्चों। क्लेमाइडियासिस ये बिल्कुल STD है। फिलेरियासिस बच्चों इज नॉट अ STD। फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस एक बीमारी जो वेक्टर बोन बीमारी है। ठीक है, तो ये नहीं होगी। जेनाइटल हर्पीज एंड ट्राइकोमोनियासिस ये दोनों ही क्या है, STD हैं। ठीक है, ये भी क्या है, STD। तो आंसर जाएगा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। हमसे नॉट पूछा है तो ध्यान देंगे, नहीं कौन सी है बच्चों, फिलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अगेन फिर से हमसे इनकरेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो लीगल है इंडिया में, उसके बारे में। तो देखिए क्या क्या जा सकता है, दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, पहले 3 महीने के अंदर ये सेफ माना जाता है। इंडिया में ये लीगल हुआ था बच्चों 1971 में, ये भी बिल्कुल ट्रू दे रखा है यहाँ पे। MTPs कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक्स। बच्चों 24 वीक्स को पहले अपन सिंप्लीफाई करते हैं। 24 वीक्स का मतलब क्या हुआ, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, आपको मंथ पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर इसे करें तो देखो एक ट्राइमेस्टर 3 महीना इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज 24 मंथ्स। तो 2 ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, 6 महीने की बात हो रही है। परफॉर्म्ड इवन आफ्टर की बात हो रही है, विद इन की बात नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं 6 महीने के बाद, 24 वीक्स के बाद भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ओपिनियन चाहिए 2 रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स एंड ऑन देयर स्पेसिफिक ग्राउंड्स। बच्चों ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। एनसीईआरटी में जहाँ पे एमटीपी दे रखा है उसमें साइड में एक कॉलम दे रखा है, उसमें ये पॉइंट दे रखा है, पर ये गलत बात हो गई बच्चों। इसको 24 वीक्स के बाद नहीं कर सकते, 24 वीक्स तक कर सकते हैं, पर उसमें रिस्क होता है, ठीक है। पर ये बहुत बात गलत है। ऑल्सो 2 प्रैक्टिशनर्स नहीं, यहाँ पे 3 प्रैक्टिशनर्स लगेंगे तब जाके ये सॉल्व होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया, और हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर 3rd ही जाएगा। About 20% of total number of conceived pregnancies undergo MTP in a year। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी कहती है टोटल प्रेगनेंसीज जितनी होती हैं उनमें से 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी, एंड 1/5 बच्चों 20% ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। सो द आंसर इज 3rd ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है किसके ऊपर, इनफर्टिलिटी इश्यूज को कैसे सॉल्व करें, तो टेक्निक्स क्या होती है उस पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेक्निक दे रखी है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ देखें अपने पास क्या क्या आंसर जा सकता है, जाइगोट जा सकता है, या आप बोल सकते हैं एम्ब्रियो अंडर 8 ब्लास्टोमियस। 8 ब्लास्टोमियस से पहले पहले एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने को हम जिफ्ट कहते हैं। तो इसका जाएगा देखिए क्या, ट्रांसफरिंग ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन गलत हो जाएगा। ट्रांसफरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू 8 ब्लास्टोमियस इन फेलोपियन ट्यूब, ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब हो गया बच्चों जाइगोट। अप टू 8 ब्लास्टोमियस भी करेक्ट है एम्ब्रियो। यहाँ तक हम किसको ट्रांसफर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो इसका आंसर ए का क्या जाना चाहिए, 3। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो साइटोप्लाज्म है एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं क्या, स्पर्म डायरेक्टली। तो आइए यहाँ क्या होना चाहिए देखिए, तो यहाँ जाना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो, क्योंकि देखो ये इसमें इंजेक्ट करेंगे तो लैब में करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का बाय इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बी का जाएगा बच्चों 1। IUI स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, है ना। और इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द वजाइना या यूट्रस, ठीक है। और क्योंकि ये IUI है इंट्रा यूटेराइन, तो यूट्रस में किसका ट्रांसफर की बात हो रही है, सीमन का। तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों, सी के साथ 4, ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम अ हेल्दी डोनर इनटू द यूट्रस आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप है। IUT हो गया बच्चों इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें सीमन की बात नहीं करेंगे, इसमें बात करेंगे हम जो जाइगोट या हम बोले एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमियस से अबव है उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं सो दैट वो इम्प्लांट हो सके। तो यहाँ जाएगा बच्चों क्या 2, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियस इनटू द यूट्रस। सो द आंसर गोज एज ए का हो गया बच्चों 3, आपके पास ए ऑप्शन का जा रहा है 3, 2 में दे रखा है आपको, देखिए बी में जाएगा बच्चों हमारे पास 1, तो इधर भी बी में 1 है, इधर भी बी में 1 है। सी का जा रहा है बच्चों हमारे पास 4, तो यहाँ देखिए सी का 4 आपको दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following methods of contraception is not meant for females? इनमें से ऐसा कौन सा है जो फीमेल्स के लिए नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे अपन को देखना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो फीमेल खुद से यूज़ नहीं कर सकती, इट हैज़ टू बी यूज बाय द मेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, राइट। ठीक है, तो देखो IUDs जो होती हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूट्रस किसके पास है, फीमेल के पास, तो ऑब्वियसली ये फीमेल में ही इंसर्ट होगा, है ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशन पीरियड किसका होता है बच्चों, फीमेल का होता है, 1
प्रेग्नेंट फीमेल जिनका बच्चे के जन्म के बाद लैक्टेशन पीरियड चलता है, तो ये भी ऑब्वियसली फीमेल का होगा, राइट। वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी का मतलब है वास्ट डिफरेंस को कट करना बच्चों, वास्ट डिफरेंस फीमेल्स में नहीं होता, तो ये इनमें नहीं होगा, ये मेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर यहाँ ट्यूबेक्टॉमी होता तो ये फीमेल्स का होता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जा रहा है बच्चों थर्ड। कॉन्डम्स दोनों के लिए होते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, सो द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहेली। सहेली एक ड्रग है भाई, बहुत ही बढ़िया ड्रग बनाई गई है ना, एक इंस्टीट्यूट ने बनाई जिन्होंने इसे नॉन स्टेरॉइडल ड्रग बनाया, वंस अ वीक पिल बनाई बच्चों, विद लेस साइड इफेक्ट्स बनाई, जो फीमेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही, ठीक है। इसको वंस अ वीक पिल कहते हैं। ये कहाँ डेवलप हुई बच्चों? ये CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे बेस्ड है बच्चों? लखनऊ में। सो द आंसर विल बी CDRI लखनऊ। नेक्स्ट, आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। आगे एक ये पैराग्राफ दे रखा है और इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देने आगे। क्या बोल रहा है? डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। बिल्कुल, क्या बोल रहा है कि क्या जो स्पीसीज के नंबर है वो इकोसिस्टम के फंक्शन को अफेक्ट करेगा या मैटर करेगा? बिल्कुल सही बात है, मैटर करेगा। क्या बोला है? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनेट आंसर फॉर मैनी डिकेड्स। इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। बहुत टाइम से अगर देखा जाए तो इकोलॉजिस्ट है वो इसका क्लियर जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये देखने को आया है कि जहां पे स्पीसीज के नंबर ज़्यादा है वो इकोसिस्टम या वो कम्युनिटी क्या है? मोर स्टेबल देखने को आपको मिली है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार मोर देन 1.5 मिलियन। हाँ, IUCN के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है टोटल एनिमल और प्लांट की वो कितनी? मोर देन 1.5 मिलियन। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। एक स्टेबल कम्युनिटी का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? पहला बोला है इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, अगर कम्युनिटी स्टेबल होगी तो एलियन स्पीसीज का इन्वेशन वहां पे नहीं होगा, मतलब वो कम्युनिटी रेजिस्टेंट होगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो कैरेक्टर है, यानी ये नहीं होगा। फिर बोला इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। बिल्कुल सही बात है, एक स्टेबल कम्युनिटी ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करती प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर। हमें तो क्या नॉट करेक्ट देखना है ना। फिर बोला ऑल स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनीवन लीड टू इट्स अनस्टेबिलिटी। फिर बोला इट इज रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस वेदर नेचुरल और मैन मेड। सही बात है, अगर एक स्टेबल कम्युनिटी की बात करें तो वो कोई भी डिस्टर्बेंस होगा उससे क्या होगी? रीसाइलेंट होगी, मतलब वापस से ग्रो क्या करेगी? फास्ट ग्रो करेगी। तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नहीं, कुछ कीस्टोन स्पीसीज होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड टू इट्स अनस्टेबिलिटी। और उसमें से अगर एक एब्सेंट है तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होगी? अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी। तो ऑप्शन अपना कौन सा जाएगा? थर्ड ऑप्शन। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एरलिक पॉल ने दिया था, जिन्होंने एरोप्लेन को इकोसिस्टम के साथ, रिवेट को स्पीसीज के साथ और रिवेट ऑन विंग कीस्टोन स्पीसीज के साथ कंपेयर किया था। तो रिवेट किसके साथ कंपेयर किया गया है? स्पीसीज के साथ कंपेयर किया गया। द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली कोरिलेट विद द स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी वाज डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होती है, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो किसने प्रूव किया था कि जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, कम्युनिटी क्या होगी? ज़्यादा स्टेबल होगी। तो डेविड टिलमैन। नेक्स्ट,
अमंग द वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो इनमें से मोस्ट स्पीसीज वर्टिब्रेट में फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं? फिशेस के नंबर ज़्यादा है, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पर फिश के सबसे ज़्यादा नंबर, फिर यहाँ पर कौन होंगे? एम्फीबियन, यहाँ कौन होंगे? रेप्टाइल, यहाँ पर कौन होंगे? बर्ड्स, और यहाँ पर कौन होंगे? मैमल्स। सबसे ज़्यादा कौन होंगे? फिश होंगे। Following are the various hypotheses proposed in explaining the greatest biological diversity in tropics except. The following are the various hypotheses proposed in explaining greatest biological diversity in tropic. बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के कौन कौन से रीज़न है और उनमें से कौन सा रीज़न नहीं है, अपने को नहीं वाला पहचानना है। पहला बोला टेम्परेट रीजन आर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशन बट ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम से अनडिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ पे स्पेसिएशन क्या हुआ है? ज़्यादा। इसकी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी क्या है? ज़्यादा है। मतलब ये ऑप्शन तो सही है, मतलब ये तो बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर बोला ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट हैव मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हेल्प द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश। एक बार इसको छोड़ो। फिर बोला ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है कि लेस सीजनल और मोर कांस्टेंट, इसकी वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? ज़्यादा है। फिर बोला देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक विच कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हेंस बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो नंबर 1, 3 और 4 तीनों तो क्या करते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा? सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर। सही बात है, मोर ह्यूमिडिटी है, मोर मॉइस्चर कंडीशन है, हेल्प द बायोडाइवर्सिटी टू फ्लोरिश। बायोडाइवर्सिटी को फ्लोरिश होने में हेल्प करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये 3 चीज़ है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आर। बच्चों जानते हो मैच्योर पॉलन ग्रेन क्या होता है? फटाफट इसका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिएगा इस तरीके से आपको एक माइक्रोस्पोर दिया गया है। ये माइक्रोस्पोर खुद भी मियोसिस के बाद बना हुआ है, राइट। अब ये देखिएगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अगर माइक्रोस्पोर डेवलप होता है तो ये जो है इस तरीके से, आपको मालूम है प्लांट सेल का कैरेक्टर क्या होता है? उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इट मीन्स व्हाट कि ये वैक्यूल बनना बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये इसमें वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल हो गया और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यही वैक्यूल फ्यूज होकर के एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाएगा। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाता है यहाँ पर। तो आप ये देखिएगा, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है ना, तो ये देखो इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होगा। यहाँ जो स्पिंडल बनेगा, आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन के समय स्पिंडल बनता है, लेकिन यहाँ जो स्पिंडल बनेगा वो एसिमेट्रिकल है। व्हाट आई मीन बाय एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल को देखते हैं क्या है बच्चों? एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब एक तरफ स्पिंडल बड़ा होगा, एक तरफ छोटा, राइट। मान लीजिए कि मैंने कहा इधर का जो स्पिंडल है ये बड़ा है और इधर का जो स्पिंडल है ये छोटा है, तो होगा क्या? जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो एक साइड की सेल छोटी बनेगी और एक साइड की सेल बड़ी बनेगी। सो फाइनली स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? इसको देखते हैं। यहाँ से ये डेवलप हुआ और इस तरीके से यहाँ पर जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो इस तरीके से मिलेगा कि भाई यहाँ तो हम लोगों ने एक इरेगुलर न्यूक्लियस बना दिया है और जो दूसरी सेल बनी है जहाँ स्पिंडल का साइज क्या है? छोटा, यहाँ पे सेल भी क्या होगी? छोटी बनेगी। तो ये जो सेल बनती है ये सेल कहलाती है जनरेटिव सेल और ये सेल क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। ये है वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल क्या होगी? ट्यूब। ये वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल है और ये सेल क्या है? जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। तो ये जो है इस तरीके से 2 सेल्ड स्ट्रक्चर हैं। ये है मैच्योर पॉलन, ये है मैच्योर पॉलन। बच्चों मैच्योर पॉलन हमेशा 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन यहाँ चेक कर लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है सेल प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आर। तो कौन सी हो गई? एक तो वेजिटेटिव सेल है, देखो यहाँ बनाई है मैंने। दूसरी सेल क्या है? जनरेटिव है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd।
चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ मैच द कॉलम्स दिए गए हैं, इस मैच द कॉलम्स को चेक करते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। फिलीफॉर्म अपैरेटस है, टेपिटम है, एक्साइन है और लास्ट में दिया गया फ्यूनिकल, राइट। पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। आप एक चैप्टर पढ़ते हो 12th NCERT में, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट, वहाँ से है। अब आप देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ बताती हूँ। ये बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट है, राइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पर ये देखिएगा, ये सिनर्जिड है और यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सेल, ये सिनर्जिड है, राइट। यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ आपको बनाना है 3 एंटीपोडल सेल्स। ये फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, क्लियर। इसी में आपको बताना है एक फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिएगा, ये है, देखिए इसमें के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकल सिक्रीट करके पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में लाते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है? सिनर्जिड है। इसको कहते हैं बच्चों सिनर्जिड, 2 होते हैं तो सिनर्जिड्स बोल देते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ है? ये देखो, ये स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस, क्लियर। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है? ये केमिकल सिक्रेट करके पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स सिनर्जिड। तो आप इसको मैच कर दो, फिलीफॉर्म अपैरेटस, और यहाँ आपको मिलेगा, ये देखो, गाइड्स पॉलन ट्यूब इनटू द, गाइड्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब होना चाहिए इनटू द सिनर्जिड, राइट। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं टेपिटम। बच्चों जब आप यहाँ पर पॉलन ग्रेन का अगर थोड़ा सा जो है आइडिया है तो हम ये जान लें टेपिटम है क्या? एंथर का एकदम इनर स्ट्रक्चर, यानी इनर वॉल है, राइट। तो आप देखिएगा वहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ऐसे करके इस तरह से, और ये जो है एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके सबसे अंदर की जो लेयर है इसे कहते हैं टेपिटम। और टेपिटम क्या है? न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, यानी जो पॉलन ट्यूब पॉलन्स डेवलप हो रहे हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है टेपिटम को। तो हम लोग देखते हैं टेपिटम यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ये नरिशेस द पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? टेपिटम। तो टेपिटम वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बच्चों इसमें टेपिटम है, दिस इज कॉल्ड टेपिटम। नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड ऑप्शन इज एक्साइन। एक्साइन क्या होता है? पॉलन ग्रेन। ये डबल लेयर्ड वॉल से कवर्ड होता है। जब भी हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, ये जो है इंटाइन है और इसके बाहर बच्चों क्या होता है? एक्साइन। जनरली 3 जर्म पोजेस में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर एक्साइन नहीं होगा। तो आपको बताना एक्साइन आउटर मोस्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्साइन, ये एक्साइन है बच्चों, और इनर वॉल क्या है? इंटाइन है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। तो ये आप देखना एक्साइन स्पोरोपोलानिन की बनी है, एंड दिस स्पोरोपोलानिन इज हार्डेस्ट मटेरियल। इट प्रोटेक्ट द pollen और इट मेक्स द pollen resistant फॉर बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल डिग्रेडेशन। केमिकल कोई ऐसा नहीं जो इसको डिग्रेड कर सके। बायोलॉजिकल मीन्स व्हाट? फंगस और बैक्टीरिया, ये डिकम्पोज करते हैं ना, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि स्पोरोपोलानिन है। और तीसरा इसका आता है फिजिकल डिग्रेडेशन, किसी चीज़ के नीचे दब करके ये पॉलन कभी भी नहीं टूटते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलानिन। तो आपको यही बताना था कि एक्साइन जो है ये मेडअप ऑफ स्पोरोपोलानिन है, ये वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। और लास्ट बच्चों आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल है क्या? आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फ्यूनिकल बच्चों यहाँ पर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ओव्यूल ऐसे होता है, देखिए ये ओव्यूल है ना, ये हो गया ओव्यूल, और ओव्यूल का जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। ओव्यूल को बच्चों यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए दिस ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सीड। और जो फ्यूनिकल अटैच है, जैसे आप लोगों ने लाइक देखा होगा मटर है ना, मटर के सीड्स निकल रहे हैं, सीड जिस छोटे से स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है ना फ्रूट से, वही है फ्यूनिकल। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूनिकल। अब देखते हैं फ्यूनिकल को मैच किससे करना है, एक ही मैचअप बचा हुआ है। फ्यूनिकल अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेजेंटा। ये प्लेजेंटा है ना, अगर मैं कह दूँ लाइक ये मान लीजिए इस तरह से, ये ओवरी है, ठीक है, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये क्या है? प्लेजेंटा। और प्लेजेंटा से क्या जुड़े हुए हैं इस तरह से बच्चों? ओव्यूल जुड़ा हुआ है, ऐसे ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो ओव्यूल को प्लेजेंटा से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? फ्यूनिकल, राइट। तो यहाँ पे आपको इसको मैच करना है इससे। फ्यूनिकल
अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेजेंटा। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ से चेक करते हैं। ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है क्या, थर्ड है, फोर्थ है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चेक कर लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ। ये भी अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन है। आपको बताना ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये किसका प्रोडक्ट है। मैंने अभी भी बताया था 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। बच्चों जानते हो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। इनफैक्ट वी कैन से इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस है क्यों हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन फॉर द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म तो जिम्नोस्पर्म में भी है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों वो कभी भी फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता, बिफोर फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स यू कैन से द फीमेल गैमेटोफाइट एक्ट एज अ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म ओनली। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म में आपको बताना है कि लाइक एंडोस्पर्म अगर बनता है तो एंडोस्पर्म जो बना है वो कैसे बना है, डबल फर्टिलाइजेशन से। तो इसमें आपको बताना है, जैसे हम लोगों ने बनाया था, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसमें सिनर्जिड्स हो गई और ये इसमें हो गई एक्सेल। ठीक है, यहाँ हमने बनाया था 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये तीनों एंटीपोडल्स बन गई। ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मीन्स व्हाट, गैमेट बियरिंग प्लांट बॉडी, ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें गैमेट हो। तो अब देखो ये फीमेल गैमेट हो गया। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई जो हैं 2 हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई यानी N+N ये हुए ना, और ये फ्यूज करता है मेल गैमेट से। इट इज फ्यूजेस विद मेल गैमेट, मेल गैमेट है, ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि गैमेट है। इससे इसका जब आप देखेंगे तो ये भी N हो जाएगा और ये बन जाएगा ट्रिप्लॉइड, 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बनाता है। तो ये किसका रिजल्ट है, आपको यही बताना था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमंस मैमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट लिखा हुआ है, 15 से 20 आपके क्या होते हैं यहाँ लोब्स। तो आंसर जाएगा 4th ऑप्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली दे रखी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स से है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें चेक करते हैं, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय, ह्यूमन एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है। जल्दी से इसको सुनते हैं। मान लीजिए ये मेल है और इधर फीमेल ह्यूमन है, ठीक है। तो आपको पता है टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। इसमें से 44 + XY ये एक में होगा, 44 + XX ये किस में होगा, फीमेल में होगा। क्लियर है। अगर इनमें गैमेट्स बनते हैं तो कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, आप ये चेक करिए। यहाँ से क्रोमोसोम नंबर हमेशा बच्चों गैमेट्स में हाफ हो जाता है, तो आपको लिखना है 22 + X, ये तो एक गैमेट बन गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज 22 + Y, ये दूसरा गैमेट बन गया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो दोनों गैमेट्स एक से होंगे, दोनों X वाले होंगे। सो यू हैव टू राइट हियर 22 + X, एक गैमेट है और सेकेंड गैमेट भी सेम टाइप का है, 22 + X। अब आप ये सोचिए सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। आप देखिए अगर बच्चों यहाँ पर ये X वाला जो गैमेट है, ये वाला गैमेट अगर Y वाला गैमेट फर्टिलाइज करता है तब तो ऑब्वियसली मेल होगा, राइट। लेकिन अगर ये X वाला गैमेट फर्टिलाइज करेगा इससे तो ये क्या होगी, फीमेल। अगेन वही आ जाएगा 44 + XX, ये देखो बन गई फीमेल। और इधर देखिए ये बन गया 44 + XY, ये क्या हो गया, ये मेल बन गया। इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है X और Y क्रोमोसोम दोनों पर। X वाला गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल होगी, Y वाला गैमेट फ्यूज करेगा मेल होगा, राइट। यहाँ से चेक करो, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय X और Y क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि Y क्रोमोसोम मेल्स में ही है, राइट। तो इसका भी सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। oogenesis की इन स्टेजेस को हमें इनके ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों, सबसे पहले बनते हैं क्या, ओवरी में उगोनिया। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं, है ना। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, बी से ये हो जाते हैं कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte, जिनके ऊपर फॉलिकल सेल्स आ जाते हैं बच्चों, जिन्हें हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। फिर ये आफ्टर बर्थ जब डिवीजन पूरा होता है तब ये कन्वर्ट होते हैं बच्चों सेकेंडरी oocyte, और जब सेकेंडरी oocyte का भी डिवीजन पूरा हो जाता है तब ये कन्वर्ट होते हैं बच्चों ओवम में। तो आंसर जा रहा है बी, सी, डी और ए। सो द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडल। बच्चों मेंडल ने फ्लावर का कलर भी देखा था, प्लांट हाइट भी देखी थी, इस पर स्टडी किया था, राइट। सीड का कलर और सीड का शेप भी जो है स्टडी किया था, पॉड का कलर, पॉड का शेप भी जो है उन्होंने स्टडी किया था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई, हाँ फ्लावर की पोजीशन भी आपको कहना है। तो अगर पिंक एंड वाइट फ्लावर की बात करें यही गड़बड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड वॉज नॉट स्टडीड। जानते हो गड़बड़ क्या है, यहाँ फ्लावर बच्चों पिंक नहीं था, यहाँ फ्लावर क्या होना चाहिए था, वॉयलेट। यही रॉन्ग है, फ्लावर वॉयलेट होना चाहिए था, बाकी वाइट वाला ठीक है। इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड पॉट, दिस इज करेक्ट। इन्फ्लेटेड मतलब फुल, मतलब पूरे सीड से भरी हुई हो, ये ठीक है। ग्रीन एंड येलो पॉट्स से, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट यहाँ देखोगे एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर्स, ये भी सही है कि भाई फ्लावर एकदम टिप पे है या कहीं एक्सिस में लीव की, ये भी देखा गया था। लेकिन यहाँ फ्लावर कलर जो है गलत था, इससे जो है आपको रॉन्ग जो निकालना था, आपको रॉन्ग फाइंड करना था, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा सोच सकते थे अपन कि थोड़ा सा टफ साइड हो सकता है। फेलियर ऑफ क्रोमैटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सेल डिवीजन अगर मैं ये बोलूं मियोसिस हो रही है ऑब्वियसली, तो आपको कहना है ये 2 एंड डिप्लॉयड सेल्स में है। इसके साथ साथ डीएनए कंटेंट क्या होगा, 2C होगा, राइट। अब मैंने कहा यहाँ पर एस फेज को ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये अभी भी 2N है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। अगर मैं ऐसे क्रोमोसोम ले रही हूँ ना, ये दोनों क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड यानी डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर जाता है, ऐसे आपको शो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताना है, अब अगर ये मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट को क्रॉस करता है, तो ये बच्चों क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, हैप्लॉइड। ऑब्वियसली डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, एक ही क्रोमोसोम ऐसे रह जाएगा, एक क्रोमोसोम इस तरीके से यहाँ पे अलग हो जाएगा, अभी भी डीएनए कंटेंट डबल है, राइट। अब मियोसिस सेकंड लेते हैं हम। मियोसिस सेकंड जब लेंगे तो अब ये क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, ये क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, तो अगेन यू हैव टू से दैट हियर व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल, ये हैप्लॉइडी है, लेकिन 2C भी जो है ना अब ये C में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये देखो एक क्रोमैटिड ये ऐसे सेपरेट हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, इधर आपको दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट दिखाना है, ऐसे है ना, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दिया है फेलियर ऑफ क्रोमैटिड्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन। बच्चों अगर ये जो है सेग्रीगेशन फेल हो जाए, फेलियर ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अगर क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं हुए तो होगा क्या, एक तरफ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा और एक तरफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम। अगर मैं पॉलीप्लॉइडी को ले लूँ तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होना, जबकि एक सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा और एक सेल में क्रोमोसोम कम हो जाएगा। ये केवल इंक्रीजिंग नंबर को बता रहा है, इससे रॉन्ग है। ये भी इंक्रीजिंग नंबर को बता रहा है, यूप्लॉइडी मीन्स व्हाट, सारे के सारे क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए, ये यूप्लॉइडी। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बट एन्यूप्लॉइडी सही होगा बच्चों। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि जितने भी क्रोमोसोम के सेट्स हैं उनमें कुछ सेट में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए या कुछ सेट में क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाए, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों को डिफाइन करती है, इससे करेक्ट आंसर है। ये तो केवल क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो गए, आप सोचिए ये दोनों क्रोमोसोम एक में आ जाते तो एक में इंक्रीज हुआ, दूसरे में डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी करेक्ट है, क्योंकि कुछ में ये नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा और कुछ में यही नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा।
एन्यूप्लॉइडी कहते किसे हैं? एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कुछ एक सेट में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा हम नलीजोमी कह देते हैं, हम मोनोजोमी कह देते हैं। लेकिन अगर इंक्रीज हो गया कुछ सेट में तो हम इसको ट्राइजोमी टेट्राजोमी कह सकते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। इससे आपको एन्यूप्लॉइडी राइट आंसर देना है। ऑटो पॉलीप्लॉइड, एक ही सेट के क्रोमोसोम का नंबर केवल इंक्रीज होता जाए, ये भी केवल इंक्रीजिंग शो कर रहा है, इससे ये भी क्या है? रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? एन्यूप्लॉइडी। ये भी आपको जो है बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मिलेगा, कुछ जहां आप म्यूटेशंस पढ़ते हैं वहां पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड बताना है। सबसे पहले हम जान लें कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये होता क्या है बच्चों? सिकल सेल एनीमिया में कब सिकल सेल एनीमिया होगी, कंडीशन क्या होगी आपको बताना है। कंडीशन जब दोनों हीमोग्लोबिन सिकल शेप हो जाएं, ये दोनों भाई ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियसली दो क्रोमोसोम का सेट है, हर पे दो क्रोमोसोम का सेट हो तो जीन भी पेयर में है। दोनों जीन अगर एक से हो गए तब तो आपको बताना ये सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। अगर वो कैरियर है तो एक हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल होगा, एक हीमोग्लोबिन क्या होगा? नॉर्मल। कोई भी ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, लेकिन दूसरा हीमोग्लोबिन क्या होगा? सिकल शेप होगा। तो बच्चों इसको कहते हैं कैरियर। कुछ हीमोग्लोबिन सिकल शेप बनेंगे और कुछ क्या होंगे? नॉर्मल बनेंगे, तो इनको हम लोग कैरियर कहते हैं। ये कैरी कर सकता है डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में, बट इनमें अभी डिजीज विजिबल नहीं है। लेकिन डिजीज कब होगा? जब दोनों के दोनों जीन या दोनों के दोनों अलील्स ये क्या हो? डिफेक्टिव हों, सिकल शेप हीमोग्लोबिन बनाए, राइट। अब यहां चेक करते हैं क्या है। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जीनोटाइप देखते हैं। HbA प्योरली नॉर्मल है, तो आपने लिखा डिजीज फिनोटाइप, बिल्कुल गलत। डिजीज कैसे हो सकता है? सिकल शेप हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखो HbA सिकल शेप हो गया ना, पर इसके बारे में दिया क्या है? डिजीज फिनोटाइप, दिस इज रॉन्ग। बेटा डिजीज कब होगा? जबकि दोनों हों, और यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो केवल एक है, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं, तो ये डिजीज नहीं होगा, ये कैरियर होगा। नेक्स्ट आते हैं HbS, ये डिजीज फिनोटाइप है, बिल्कुल करेक्ट। मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो है करेक्ट है, ये वाला। नेक्स्ट आते हैं HbA, एक हीमोग्लोबिन सिकल शेप है और दूसरा वाला क्या होगा? ये नॉर्मल है। तो आप देखिएगा कैरियर ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट क्या निकला इसमें? C और D। ठीक है, ये वाला C and D ओनली, ये करेक्ट है। बाकी A तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, B भी रॉन्ग हो गया इधर, और इधर A भी दोनों रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से है। उसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज प्रपोज बाय सटन एंड बावेरी, पहला तो यही है मैचअप। आप देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सटन और बावेरी ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताता है? जैसे जीन पेयर में मेंडल ने बताया, वैसे इन्होंने बताया क्रोमोसोम भी पेयर में है। गैमेट बनेंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है क्योंकि जीन का नंबर हाफ हो रहा है। जीन में कोई डिफेक्ट से एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी, क्रोमोसोम में भी अगर डिफेक्ट हो गया तो कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो डिफेक्ट क्रिएट होगा ही होगा। मतलब सिमिलर बिहेवियर को शो किया था कि जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर है वैसे ही बिहेवियर कैसा होगा? जीन का होगा, राइट। तो ये से मैच कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टर्टवेंट। बच्चों स्टर्टवेंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया और ये बता दिया कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन, और जीन के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करके जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप बनाया इन्होंने। तो हम नेक्स्ट इसमें देते हैं स्टर्टवेंट जेनेटिक मैप। इन्होंने जेनेटिक मैप दिया। नाउ नेक्स्ट आता है हैंकिंग। ये डायरेक्ट बच्चों इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। हैंकिंग को अगर आप देखिएगा तो हैंकिंग जो है इन्होंने भी एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था, ये है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। और लास्ट में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप देखेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था बच्चों, ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया,
लेकिन उस सब्सटेंस को फाइंड नहीं कर पाए कि एक्चुअली कौन सा सब्सटेंस है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, प्रोटीन था। तो वो ये जानना चाहते थे कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे इनका एक्सपेरिमेंट था। बस इसी से आप मैच कर लीजिए। ये आ जाएगा सेकंड, फोर्थ, एक मिनट, फर्स्ट का हो गया ये सेकंड, देन फोर्थ है, फर्स्ट है, तो सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ चेक कर लीजिए, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। ए का हो गया इसमें सेकंड, बी का हो गया इसमें फोर्थ, सी का हो गया इसमें फर्स्ट एंड डी का इसमें हो गया थर्ड। बिल्कुल राइट आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर बच्चों, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड। इनकरेक्ट क्या है आप इधर देखिए, चेक करते जाएं। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर नाइट्रोजनस बेसिस। बिल्कुल सही है बच्चों। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो जब आप ऐसे बनाएंगे, इधर देखिए ये है, अगर डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तो ये क्या होता है, प्यूरिन्स, राइट। इस तरीके से बनता है ये स्ट्रक्चर, ऐसे, ये हो गया प्यूरिन्स। और अगर सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर बने उसे क्या कहते हैं, पायरिमिडीन्स। ये प्यूरिन्स है बच्चों, प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स में हम लोग क्या रखते हैं, प्यूरिन्स में होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट। अब पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर देख लो, ये सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये सिंगल साइक्लिक बच्चों स्ट्रक्चर होगा, एक ही सिंगल साइक्लिक है, तो ये सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसको कहते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन्स हो गई और पायरिमिडीन्स हो गई। यहाँ भी आप देखिएगा ये स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है और ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स है। मेजर डिफरेंस क्या है, दिस इज डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इट इज सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लियर। अब यहाँ देखो, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर नाइट्रोजनस बेसिस, तो नाइट्रोजनस बेसिस तो सब में है प्रेजेंट, इससे ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आर नाइट्रोजनस बेसिस है तो बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, देखो न्यूक्लियोटाइड दो होते हैं, एक क्या होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है आरएनए। ये हो गया डीएनए और ये हो गया बच्चों आरएनए। आपको बताना है यहाँ पर कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। अगर ये होगा ना तो ये बच्चों नॉन एंजाइमेटिक है, ये होगा नॉन एंजाइमेटिक, ठीक। और अगर यहाँ पे हम लोग कहें कि ये नॉन एंजाइमेटिक है, आरएनए क्या होगा, आरएनए बेटा यहाँ पर नॉन एंजाइमेटिक भी होगा और ये एंजाइमेटिक भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइबोजाइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोजाइम, ठीक है। ये हो सकता है। क्या स्टेटमेंट को रॉन्ग मानना चाहिए, क्या स्टेटमेंट को रॉन्ग मानना चाहिए, तो आप इधर देखिएगा, इसने ऑलवेज नहीं लिखा है, इसने ऑलवेज नहीं लिखा है, इससे स्टेटमेंट बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो गया, ये भी है, क्योंकि इसने लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, ये नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल है। अगर ऑलवेज लिख देता तो रॉन्ग हो जाता, तो स्टेटमेंट सही है। अगला आ जाओ, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ऑफ 5 कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ऑफ 5 कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर। सपोज मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बताती हूँ, तो आप यहाँ देखिएगा, ये बच्चों इसमें राइबोज शुगर है, दिस इज राइबोज शुगर, ठीक है। ये हो गया राइबोज शुगर, या डीऑक्सीराइबोज निकालते हैं तो डीऑक्सीराइबोज कर देते हैं। ये हो गया, इधर OH हो गया, H हो गया, ये हो गया CH2OH। अब आपको बताना है, अगर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस कोई ऐड है, से फॉर एग्जांपल एडेनिन अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है बच्चों। ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉस्फेट की बात करते हैं। फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होगा, तो बच्चों आपको बताना है यहाँ पर फॉस्फेट, देखिए फॉस्फेट क्या होता है, यहाँ पे अटैच होगी ऐसे, ये है फॉस्फेट। अगर इसी न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा,
ठीक है। फॉस्फेट क्या है? एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब भी एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है, जब भी एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा तो एसिड अपना OH देगा और जो बेस होता है वो अपना क्या देगा, अल्कोहल जो है वो अपना क्या देगा, H। वाटर बन के निकल गया, OP बॉन्ड आ गया। तो ये बॉन्ड क्या है, एसिड और अल्कोहल। अगर दोनों के बीच में बच्चों रिएक्शन होता है तो यहाँ आपको बताना ये क्या होगा, वो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। एसिड अल्कोहल के बीच में रिएक्शन से क्या बनता है, एस्टर बनता है। फॉस्फेट है, इससे इसको हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया, राइट। तो बच्चों ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, यही स्टेटमेंट दे रहा है, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड। ये देखिए लिखा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल। ये है हाइड्रोक्सिल ऑफ 5th कार्बन। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ ना तो ये 1 कार्बन है, 2nd है, 3rd है, 4th है, एंड दिस इज 5th कार्बन। तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ऑफ 5th कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो एस्टर लिंकेज। करेक्ट है ये, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट 2n पोजीशन इन द राइबोस। बिल्कुल सही है। ये जो हमने बनाया है ना बच्चों, ये क्या है, ये डीऑक्सी है। अगर ये RNA होता तो उसका राइबोस शुगर होता। राइबोस शुगर को हम ऐसे बना दें, ये जो है ऐसे, ये इस तरह से बनाएंगे। यहाँ OH, ये H हो गया, H, और जहाँ हमने H लिखा है ना ये OH है, और 2nd कार्बन भी है, ठीक, HOH, और बाकी सब वैसा ही है। H इधर लिखेंगे CH2OH, ये बन गया CH2OH। बिल्कुल ये राइबोस शुगर है। अब इस स्टेटमेंट मैच करो, इन RNA में राइबोस शुगर होती है, राइट। एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इससे कंपेयर करो तो एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ये वाला है, ठीक है। एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट 2n पोजीशन इन द राइबोसोम, 2nd कार्बन पे है। देखो इससे स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी एक करेक्ट है। क्लियर। अब आते हैं, थाइमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरीमिडीन। मैंने पहले ही लिख दिया है कि आप देखिएगा प्यूरिन्स एंड पायरीमिडीन्स। प्यूरिन अगर एडेनिन ग्वानिन है तो पायरीमिडीन्स क्या होगा, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ये क्या है, पायरीमिडीन्स हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, थाइमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरीमिडीन। थाइमीन है तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ तो आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ आपको दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। ABE ओनली दिया हुआ है, DNE ओनली। अगर ओनली नहीं होता तो हम इसको भी करेक्ट कह सकते थे। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये होना चाहिए बोनस। अगर इसको देखेंगे ना तो ये बच्चों बोनस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्ट सारे हैं। अगर इनमें से भी आपको एक सेलेक्ट करना है तो मोर करेक्ट जो है वो हम इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ ओनली वर्ड दिया है, इससे मेरे अकॉर्डिंग ये बोनस होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बच्चों सारे करेक्ट है, राइट। चलिए बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग का है। DNA फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय एलेक्स जेफरी। जैसे हमारे हाथ के प्रिंट्स होते हैं ना, सबके अलग अलग होते हैं। आपने जो है CID देखा होगा, उसमें आपको हर जगह फिंगरप्रिंट्स आप देखते हो। इसी तरह से ब्लड के ट्रेसेस हो गए, या कहीं पर स्किन है, या हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, इनसे बच्चों DNA निकाला जाता है और टेस्टिंग की जाती है। जिस तरह हमारे हैंड प्रिंट्स सबके अलग अलग होते हैं, वैसे DNA के प्रिंट्स भी अलग होते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक से फॉर एग्जांपल कि कहीं क्राइम सीन है बच्चों, और क्राइम सीन पे कोई मर्डर होता है, ठीक है, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं, इन पे सस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, है ना। या आप देखते हो अक्सर मूवी में या सीरियल्स में या CID में कि भाई आप पता लगाइए किसने मर्डर किया, पता लगाइए किसने मर्डर किया है। तो सामने वाले को लगता है तुम्हें ज़्यादा चिंता है, पहले तो इनका जो है DNA टेस्ट करा लो, राइट। अब उनका DNA निकाला गया, ठीक। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA होता है। किसी से भी हो सकता है, आपकी स्किन से हो सकता है, आपके सलाइवा से हो सकता है, क्योंकि सलाइवा में बच्चों कंटिन्यूसली चीक सेल शट ऑफ होती रहती हैं, राइट। तो उन सेल्स को लेते हैं सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA। सबसे पहले क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ DNA, आइसोलेशन
ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करना। तो आपको लिखना है यहाँ पे डाइजेशन विद लिखिएगा, यहाँ पे डाइजेशन विद लिखेंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ताकि यहाँ पे ये पता चल जाए कि एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर साइड से कट करता है तो डीएनए की अलग अलग लेंथ बन जाएगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये लिया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा इन फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेशन है। तो आपको लिखना है सेपरेशन थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मेथड है बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, इस तरह से सेपरेट करते हैं। अब ये आइसोलेटेड डीएनए को, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, राइट। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के यहाँ पे आप देखिएगा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, राइट। तो सेपरेशन ऑफ both the strands of डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, राइट। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया गया। नाउ अब डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पर, विच इज कॉल्ड ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑन नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे इसको ट्रांसफर करते हैं बच्चों, और इसको कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ये ब्लॉटिंग हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग कह देते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग ये प्रोसेस है। और अब इसको हाइब्रिडाइज होने के लिए छोड़ते हैं विद प्रॉप डीएनए। एक पहले से नॉन सीक्वेंस वाला डीएनए होता है, हमें पता रहता है कि ए के बाद टी और जी सी इस तरह आ रहा होगा, और इसको इस पर रख देते हैं। उसके साथ हाइब्रिडाइज करने के लिए इस डीएनए को छोड़ दिया जाता है, तभी हम लोगों ने सिंगल स्ट्रैंडेड किया था कि अनपेयर्ड बेसिस रहे, ठीक है। नाउ हाइब्रिडाइजेशन विद प्रॉप डीएनए, ये प्रॉप डीएनए है, प्रॉप डीएनए के साथ इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ देते हैं। हमें मालूम है वो रेडियो एक्टिव स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, और उसमें नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस हम लोग जानते हैं, ए टी टी सी सी जी जी जो भी हो, बहुत सारे बनते हैं इस तरह से, और हम देखते हैं ये हाइब्रिडाइज हो जाए। अब एक्सरे में देखते हैं, तो एक्सरे में बच्चों जहाँ जहाँ पार्ट हाइब्रिडाइज होता है वो विजिबल हो जाएगा, किसमें, अंडर एक्सरे में एज अ बैंड के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है ऑब्जर्व इन एक्सरे। एक्सरेज में बच्चों इसको ऑब्जर्व करते हैं और बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, इससे प्रिंट बन जाता है। तो जो सस्पेक्ट है, जिसको ज़्यादा टेंशन है कि भैया मर्डर किसने किया, उनके क्या है, डीएनए के प्रिंट बन गए। अब क्राइम सीन से जो ब्लड मिला है हमें, हम उस ब्लड से भी क्या करेंगे, डीएनए के प्रिंट बना लेंगे और दोनों को मैच कर देंगे। अगर मैचिंग हो गई तो वो बंदा सलाखों के पीछे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो क्रिमिनल जो है डिटेक्ट हो चुका है, राइट। अब हमें इसका सीक्वेंस देखना था, देखो यही चीज़ सेम दी हुई है। सबसे पहले क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आप देखो वहाँ दिया हुआ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट आ जाओ डाइजेशन ऑफ डीएनए, भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड है, ये देखिए। इसके बाद अगर हम देखें तो डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। थर्ड आ जाओ ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विद सिंथेटिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, थर्ड ये आ जाएगा। आप देखिएगा सारे सीक्वेंस में ट्रांसफर जो है यहाँ आ गया डायरेक्ट। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब को हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ना है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया लास्ट। अब एक बार फिर से चेक करते हैं,
यहाँ से देखिएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आप मैच करते हुए चलिए। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, दिस वन। और एक बच्चों दिया गया हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लेबल्ड वीएनटीआर से ही आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये आपको जो है सीक्वेंस बन चुका है। अब आप आंसर निकाल लीजिए। ये हो गया बी ए, यस बी ए, और ये हो गया डी सी। तो बी ए डी सी आ रहा है ना, बी ए डी सी चेक कर लो, बी ए डी सी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच वाज फर्स्ट प्रपोज बाय एलेक्स जेफरी, और उन्हीं के ये जो है स्टेप्स हैं किस तरह से डीएनए का प्रिंट बनाया जाता है, उन्हीं का सीक्वेंस केवल आपको फॉलो करना था। सारे स्टेप्स गिवन नहीं है, बट इतने स्टेप्स गिवन है कि आप इसको सीक्वेंस में लगा सकें, राइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या था बच्चों, थर्ड। अगर देखा जाए तो पेपर बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं। मोशन है तो भरोसा है।